संसद में पहली बार 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने बयान दिया है। केंद्र सरकार ने सदन में 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी जानकारी दी है। हालांकि उसने कर्मचारी यूनियनों की खास मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये साफ किया है कि आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। सरकार के बयान के बाद फिर से फिटमेंट फैक्टर की चर्चा तेज हो गई है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं कि फिटमेंट फैक्टर की चर्चा इतनी तेज क्यों है, इसे कैसे निकालते हैं और कितनी उम्मीदें हैं इस बार, सरकार का इस पर रुख क्या है वो भी आपको बताएंगे। राज्यसभा सांसद जावेद अली के ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार कर्मचारी संगठनों द्वारा फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और सैलरी कैलकुलेशन के लिए फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग पर विचार कर रही है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयोग के नियम के मुताबिक जब तक वो अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं बना लेता है तब तक उसे अपनी बैठकों, सुझावों या फिटमेंट फैक्टर के प्रस्तावों के बारे में सरकार को सूचित करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि आयोग अब तक कितनी बैठकें की हैं या किन कर्मचारी यूनियनों के से सलाह मशविरा किया है। सरकार ने इतना जरूर कहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 से के प्रस्ताव के अनुसार अपने गठन में 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपेगा। किसी संशोधित समय सीमा की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने साफ कहा है कि ना तो जो आयोग है जिस तरह से वो बैठकें कर रहा है या फिर जो भी प्रक्रिया कर रहा है उसके बारे में वो सरकार से कोई भी सलाह मशवरा नहीं करता है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो एक तय समय रखा गया है उसके हिसाब से ही अब तक पूरी प्लानिंग चल रही है। अब बात करते हैं क्यों जरूरी है फिटमेंट फैक्टर। इस पूरे मामले में पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट मिथिलेश झा ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। एक टर्म है फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर है क्या, पहले दर्शकों के जानकारी के लिए समझा दें। एक मल्टीप्लायर है, फॉर्मूला गवर्नमेंट एक निकालती है, वो मतलब प्रेजेंट का इन्फ्लेशन रेट क्या है, फिर बाकी चीज़ें गवर्नमेंट का मतलब एक जो होता है वित्तीय बर्डन कितना गवर्नमेंट सह सकती है, अभी आपकी इकोनॉमी कैसे चली है, सब कुछ को मिला जुला के एक ना फॉर्मूला निकालते हैं लोग। तो लास्ट अगर हम रेफरेंस के लिए लास्ट फिटमेंट फैक्टर ले लें और 6th पे कमीशन का ले तो 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.92 इन्होंने फिक्स किया था। मतलब उस पे कमीशन में 1.9% सैलरी, हाँ, गुना सैलरी, हाँ, तो लेट्स से कि किसी की अगर मान लीजिए 10,000 रुपये बेसिक है ना, तो अगर 2 के फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो वो डबल होके 20 हो जाएगी। तो लास्ट पे कमीशन की अगर बात करें तो बेसिक जो 6th पे कमीशन ने छोड़ा था वो बेसिक 7,000 पे छोड़ा था, तो उस पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा, तो 7,000 इंटू 2.57, तो बेसिक इन्होंने मिनिमम बेसिक बढ़ा के 18,000 कर दिया। तो अभी जो रेंज है 18 लेवल है, ग्रेड पे इन्होंने हटा दिया था, तो सरकारी कर्मचारियों के अभी लेवल 1 टू लेवल 18 है। तो लेट्स से कि कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप मोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी, तो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल 18 पे है, तो वहाँ बेसिक 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख, और जो लोएस्ट लेवल है दैट इज 18,000, सो 18,000 से लेके बीच में 2.5 लाख है। ठीक है, अब हम अगर ये कहें कि 1 लाख, जो आपने बात कही कि ये रूमर्स चल रहे हैं कि 1 लाख सैलरी हो जाएगी, तो 1 लाख के लिए फिटमेंट फैक्टर आपको 5.5 करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आप मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 18,000 आप ये 5.5, तो 5.5 तो होना नहीं है। जो पास्ट में 10 अभी तक जो कितने 70 साल में जो नहीं हो पाया है, तो वो फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्ट कैसे करेंगे आप। तो अभी अगर रीजनेबल जो लगता है, तो अगर हम 4th, 5th, 6th, 7th का देख लें, है ना, और एक एवरेज आउट करें, तो वो अराउंड 1.92, लेट्स से कि अगर गवर्नमेंट बहुत उदारता दिखाती है तो, है ना, कि 2.57 लास्ट टाइम मिला था, कहते हैं कि चलो इन्फ्लेशन वगैरह बहुत है तो 2.57 दे दे, बट उसके बियॉन्ड मुझे लग रहा है डिमांड्स हैं। कई तो रिपोर्ट्स ऐसे कह रहे हैं कि 3.8 भी डिमांड कर रहे हैं। हाँ, मैं वही 3 फैक्टर की ज़्यादा बात हो रही है, 2.86, 3.0 एंड 3.68। हाँ, तो कंसिडरिंग अभी की इतनी इन्फ्लेशन है, अभी कितना यह 10 साल में कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, तो उसमें 3.68 तक की बात हो रही है। हाँ, तो एक इसमें कैलकुलेशन ऐसे कर लेते हैं, लेट्स से कि सपोज कीजिए 3.68 ही गवर्नमेंट ने लगा दिया, तो उस पे 18,000 इंटू 3.68, तो इट कम्स टू अराउंड 65 से 70। हाँ, 65 से 70 के बीच में आया। बट यहाँ पे कैच ये है कि होता क्या है, जब भी पे कमीशन में आपका बेसिक तो 70 हो गया, लेकिन अभी जो डीए मिल रहा है, डीए को ये मर्ज कर देते हैं। अच्छा, तो लेट्स से कि अभी डीए 60% पे है,
लेकिन हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि 2 साल बाद इंप्लीमेंट होगा, तो बीच में 4 डीए और बढ़ेंगे, 3 या 4, क्योंकि एवरी 6 मंथ्स डीए बढ़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए 2-3% करके 10% और ऐड कर लेते, तो उस टाइम जब इंप्लीमेंट होगा ये, तो रिकमेंडेशंस जब ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे और फाइनली गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है और इंप्लीमेंट होगा, उस टाइम मान लीजिए डीए 70% है, वो डीए हो जाएगा जीरो, रीसेट हो गया। अभी जो 70% कैलकुलेट करें आप 18,000 का ही, तो कितना हो गया, लगभग 15,000 के करीब, 14 से 15,000। 14 से 15,000। अब देखिए 14-15,000 आपका मर्ज हो गया, ठीक है। इधर आपकी सैलरी 18,000 से, ठीक है, 69, लेकिन वो 15,000 यहाँ मर्ज हो रहा है। उसके बाद बाकी चीजें आपकी रीसेट हो जाएगी, सब कुछ जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। एचआरए आपका 50% जो भी है वो मिलेगा, बाकी अलाउंसेस आपके सब क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में होंगे, तो आपकी सैलरी फिर भी 1 लाख नहीं पहुंच रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पास्ट में रहा है, जो देखा गया कि 30% रीजनेबल, तो मुझे लग रहा है अगर 3% भी ले लें, 3.5 भी ले, तो 30 to 35% की सैलरी में इजाफा हम देख सकते हैं। तो फिलहाल आपने फिटमेंट फैक्टर के बारे में जान लिया, लेकिन फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की जरूरत क्या है? क्या इसमें कौन कौन से परिवार के सदस्य आएंगे, और अगर 5 यूनिट की जाती है तो कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये आपको बता देते हैं। जब लाइफ के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है देश में, तो जैसे अगर आप पीछे 25-30 साल पहले चले जाइए, तो एक कैलोरी कितना कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है, वो फॉर्मूला अलग था। फॉर्मूला कह लीजिए, या जो देश की स्थिति थी, है ना, सबको वो बैलेंस डाइट जो हम कहते हैं, बैलेंस डाइट नहीं मिलता था, तो ऑब्वियसली कैलोरी कम होगी। कि मान लीजिए राइस बेल्ट है, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे कार्ब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लोग, है ना, प्रोटीन कम लेते हैं, क्योंकि मतलब इंडिया में ट्रेडिशनली किसी भी होता है, तो वैसे तो कैलोरी पे ये है, लेकिन उससे हो नहीं पाता है। ये फॉर्मूला निकल के ऐसे होता है कि ये 3 पे चलाते थे, जो इतना कैलोरी का कंजम्पशन है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा हो गया, ठीक है, 3 का फॉर्मूला। अब उसमें है पेरेंट्स को भी इंक्लूड करो, ठीक है, ये बात हाँ, तो उसमें पेरेंट्स को इंक्लूड करो, तो वो 5 हो जाएंगे। तो 5 ऑब्वियसली फिर वो जो नंबर ऑफ कैलोरीज यूनिट जो आप ले रहे हो ना, उसका वो बढ़ जाएगा। तो उसके बेसिस पे आपकी बेसिक पे की वो डिमांड, जो फिटमेंट फैक्टर, उसमें चेंज आ जाएगा, बेसिक पे बढ़ जाएगा, सारे अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, तो वो चेंज होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या मानेगी इस चीज़ को? सबसे पहले मानने से पहले क्या जो पे कमीशन है, पे कमीशन को क्या इसकी ज़रूरत समझ में आ रही है कि करने की ज़रूरत है, ये भी देखना है, क्योंकि ये पास्ट में भी ये सब डिमांड्स उठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां तो तेज हैं, लेकिन इससे सरकार पर कितना असर पड़ेगा? कितना टैक्स जो वसूला जाता है, उसका कितना % अब केंद्रीय कर्मचारियों के जेब में जाने वाला है, वो आपको दिखा देते हैं। अभी रिपोर्ट है, एम्बिट कैपिटल और एक कोटक सिक्योरिटीज ने रिपोर्ट दी है, जो इस पे अगर अरियर्स के साथ एनुअल जो बर्डन गवर्नमेंट पे आएगा एक्सचेकर पे, वो आ रहा है 9 लाख करोड़ का। अच्छा, तो इसको ऐसे समझिए कि इंडिया का अभी जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 22 लाख करोड़ का है। अच्छा, और एक कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन से 4.5 लाख करोड़ आपका तो इसमें जाएगा, जो सैलरी इनकी जो बढ़ेगी और पेंशनर्स की जो पेंशन बढ़ेगी, तो उसमें। बट अरियर्स जो आप दोगे वो 4.5 लाख करोड़ अलग है, तो दोनों का कंबाइन करें तो 9 लाख करोड़ बनते हैं। तो सोचिए 9 लाख करोड़ किसी के जेब में जाएगा ना, तो ऑब्वियसली इसका असर कैसे होगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर, FMCG, है ना, जो कुछ भी आपका कंजम्पशन, बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंक लोग जाएंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, FD का वो बढ़ेगा, सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ लोगों के जेब में पैसा होगा तो घर खरीदने की सोचेंगे, तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक बूस्ट मिलेगा, है ना, तो उसमें है। तो बाकी ओवरऑल इकोनॉमी में इसका चेन इम्पैक्ट है, जो 9 लाख करोड़ का, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है। 9 लाख करोड़ अगर इकोनॉमी में आज आपके जेब में आ जाओ, ऑब्वियसली स्पेंड करेंगे आप। वो बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट और जो कि तमाम सेक्टर्स मैंने बताए, सब पे इम्पैक्ट होगा और इकोनॉमी में एक मेजर बूस्ट मिलेगा उससे। वेतन आयोग समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशों सरकार को सौंपने की योजना में है। इस कड़ी में वेतन आयोग ने एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसमें पहली बैठक का भी ऐलान कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग दिल्ली में स्थित या रजिस्टर्ड केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी एसोसिएशनों, फेडरेशन और यूनियनों के साथ 7 से 10 अगस्त के बीच बातचीत करेगा। जिन संबंधित स्टेक होल्डर्स ने
अपना मेमोरेंडम जमा किया है। दिल्ली किसी राज्य या फिर कह सकते हैं जो यूनियन टेरिटरी के कमीशन के साथ बातचीत नहीं की है, वो अपॉइंटमेंट लेकर अपना अनुरोध 31 जुलाई तक जमा करा सकते हैं, जो इसका टाइम अब निकल चुका है। दूसरी बैठक की बात करें तो 8वें वेतन आयोग ने 7 से 8 सितंबर को चेन्नई का दौरा करने का फैसला किया है। तमिलनाडु के से संबंधित स्टेक होल्डर्स अपॉइंटमेंट लिए गए 18 अगस्त या उससे पहले अनुरोध जो जमा करा सकते हैं उनसे बातचीत करेगा। फिर तीसरी बैठक होगी या कहीं 8वें वेतन आयोग 9 सितंबर को पुडुचेरी का दौरा करेगी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित स्टेक होल्डर्स जो पुडुचेरी के कमीशन से बातचीत करना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट लेकर 18 अगस्त या उससे पहले अनुरोध जमा करा सकते हैं। चौथी बैठक का भी ऐलान कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग की तरफ से 16 से 18 सितंबर को चंडीगढ़ का दौरा किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित स्टेक होल्डर्स जो अपॉइंटमेंट के लिए 25 अगस्त या उससे पहले अनुरोध जमा करा सकते हैं उनसे बातचीत करेगा। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आयोग के साथ उनकी कोई भी सलाह मशवरा नहीं चल रही है। अंतिम रिपोर्ट जब आएगी उस पर फैसला लिया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर हो या फिर फैमिली यूनिट, अभी भी सरकार किसी पर भी साफ जवाब नहीं दिया है। बस एक चीज उन्होंने साफ की है कि एक तय समय जो रखा गया है, तय समय के भीतर ही फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी और उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो जरूर केंद्रीय कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा होगा, साथ में जो पेंशन उपभोगी हैं उन्हें भी जोरदार फायदा होने वाला है। आपको क्या लगता है कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखेगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।